हेलो स्टूडेंट, कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ धर्मेंद्र सर। ठीक है, और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें 4 क्लास में हमने वर्णमाला को ख़त्म किया था। ठीक है, उसके बाद आज जो पढ़ाएंगे वो नया चैप्टर पढ़ाएंगे। आगे जो पढ़ाने वाले हैं हम आपको जो चैप्टर वो वर्णमाला से रिलेटिव है। फिर उसके बाद जब हम उससे आगे चलेंगे फिर ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले जब मैंने वर्णमाला स्टार्ट किया था, आपको हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे जिसमें वर्णमाला स्टार्ट किया था, इसमें 4 क्लास में आपकी वर्णमाला ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो आज जो चलने वाला नया चैप्टर, वो चैप्टर है आपका संधि। कौन सा है? संधि। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये चैप्टर संधि है, फिर संधि के बाद कौन सा चैप्टर आने वाला है? फिर पढ़ेंगे हम समास। फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अभी इतना ही ध्यान देंगे। देखो, वर्णमाला जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया वहाँ कि हमारे जो टोटल 52 अक्षर हैं उन पे हमने विशेषकर सारी चीज़ों पे बातें की। ठीक है, तो यहाँ हमने वर्णों का ज्ञान किया, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? अगला चैप्टर का नाम लिखा है वर्णमाला, क्या लिखा है? संधि। तो ये जो वर्णमाला से रिलेटिव ही चैप्टर है, कौन सा? संधि। और संधि के बाद कौन सा है? समास। तो ये जो यहाँ पर टोटल हम जो 52 वर्ण डिस्कस किए थे, अब इनका सभी का यूज कहाँ होने वाला है? संधि में होने वाला है। ठीक है भाई, तो संधि पढ़ेंगे आज। और संधि में पढ़ने से पहले आपको समझना है कि संधि जो आजकल सभी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन विशेषकर अलग क्या मिलने वाला है। ठीक है, बहुत आसान बना दूंगा। ये जो मोस्टली बच्चे डरते हैं संधि से, ठीक है, आपको इतना आसान लगने लग जाएगा ये चैप्टर अपने आप ही कि आप खुद कह दोगे कि हाँ वाकई में ये संधि बहुत आसान है। कैसे? देखो, जैसे अगर हम बात करें, एक लिख रखा है मैंने यहाँ पे संधि चैप्टर का नाम, और एक चैप्टर का नाम लिख रहा है मैंने समास। इन दोनों चैप्टर में जो होता है वो क्या होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल। देखो, संधि जो होती है यहाँ पर तो होता है वर्णों का मेल। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल। और जो समास जो होता है यहाँ पर होता है शब्दों का मेल। लेकिन दोनों में क्या हुआ? मेल। यहाँ पर क्या हुआ? वर्णों का मेल। और यहाँ पर क्या हुआ? शब्दों का मेल। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। तो आगे मैं आपको इन चीज़ों पर बताता रहूँगा कि कैसे लिंक हैं। संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, लेकिन कैसे होता है, ठीक है, वो आपको समझाएंगे हम डिटेल में। ठीक है, ध्यान दो। जब मैंने इस चैप्टर संधि को स्टार्ट किया तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई संधि है क्या? संधि है क्या? तो संधि में मैंने बताया कि संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें और हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो, मेल जो होता है वो कैसे होता है, अभी मैं इस पे बात करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा कुछ समझ लो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? संधि जो मोस्टली प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर संधि, ठीक है भैया, फिर उसके बाद व्यंजन संधि, फिर उसके बाद विसर्ग संधि। ठीक है भैया, क्या है? विसर्ग संधि। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ये स्वर संधि, ये आपकी व्यंजन संधि, और ये है विसर्ग संधि। देखो, यहाँ आपको जो डेफिनेशन है ना, वो मैं आपको बोलूँगा, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ पे मेंशन करने लग गए ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर संधि, तो यहाँ पर जो स्वर संधि में पढ़ेंगे, हमने जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो हमने देखो स्वरों को भी बताया था डिफाइन करके, व्यंजनों को भी बताया था। तो यहाँ पर जब हम
स्वर संधि पढ़ाते हैं आपको, तो यहाँ पर जो मेल होता है, यहाँ पर जो मेल होता है वो किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। लेकिन कैसे होता है मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। जब हम किसी एक शब्द को, कैसे ध्यान से समझेंगे, जब हम किसी एक शब्द को, मान लो स्वर संधि का कोई एक शब्द दिया है, जब हम एक शब्द का विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, या ये कह सकते हैं जब हम एक शब्द को तोड़ते हैं, तो शब्द को तोड़ने के बाद एक शब्द कितने शब्द में ब्रेक हो जाता है? 2 शब्द में। तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का आदि वर्ण, या कह सकते हैं शुरुआती वर्ण का जो मेल होगा, वहाँ पर जो दोनों शब्द, दोनों जो वर्ण होंगे उनका जो मेल होगा तो वो किससे होगा? स्वर से। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण दोनों ही क्या होंगे? स्वर होंगे। इसीलिए हम स्वर संधि में किन का मेल करेंगे? स्वरों का मेल करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन संधि में आप ये नहीं कह सकते हैं कि व्यंजनों का ही मेल होगा। देखो, व्यंजन संधि जब हम पढ़ाएंगे आपको तो और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यू दे दूँ मैं। व्यंजन संधि में मान लो कोई व्यंजन संधि का शब्द दिया है, तो उसमें होता क्या है, जब हम उस शब्द को तोड़ते हैं तो एक शब्द कितने शब्द में टूट गया? 2 शब्द में। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आपका क्या होगा? व्यंजन। और व्यंजन का जो मेल होगा वो व्यंजन से भी हो सकता है और स्वर से भी हो सकता है। कहने का मतलब है पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, दूसरे वाले शब्द का जो शुरुआती वर्ण होगा वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है व्यंजन व्यंजन से भी मेल हो सकता है और व्यंजन के साथ स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। ठीक है, और मैं डिटेल में बताऊंगा जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा, इतना ध्यान देंगे। लेकिन जो विसर्ग संधि होती है ये आपकी, इसमें क्या होता है, जब हमें कोई विसर्ग संधि का क्या दिया हो, शब्द दिया हो, तो वहाँ पर जब हमें ये क्या देखना होता है, जो विकार उत्पन्न होता है ना, वो विकार उत्पन्न हो सकता है कि स्वर और व्यंजन से हो जाए। ठीक है, या आपने जब मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको अंत्यस्थ भी पढ़ाए थे और उस ऊष्म भी पढ़ाए थे, तो यहाँ पर किसी से भी विकार उत्पन्न हो सकता है। लेकिन और ज़्यादा डिटेल में मैं विसर्ग संधि आपको डिस्कस कराऊंगा, तब बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही ध्यान देंगे आप। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या होता है, देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इन्हीं संधियों से आएगा भाई, स्वर संधि से, व्यंजन संधि तो विसर्ग संधि थे। तो ये जो स्वर संधि जो है, ये स्वर संधि एग्जाम में वेटेज रखती है 70%। और ये जो आपकी ये वाली जो संधि हैं, कौन कौन सी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनका वेटेज सिर्फ 30% रहता है। आपको सबसे ज़्यादा विशेष कर ध्यान जो देना है वो स्वर संधि पर देना है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे यूपी SSC से कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप चाहे BEO दो या कुछ भी दो अदरवाइज ETC, तो आप सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो स्वर संधि से बनते हैं। स्वर संधि को आपको विशेषकर अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, कैसे हम बताएंगे अब। ठीक है, तो इसका जो वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा, और इन दोनों संधियों का, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का वेटेज कितना रहेगा आपका, 30%। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, ये अगर हम यहाँ से इस तरह कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ये स्वर संधि लिखा है और यहाँ से हमने ऐसे किया, तो ये जो स्वर संधि है ये भाई आपकी 5 प्रकार की होती है। 3, 4 और ये 5। स्वर संधि भैया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप आंसर देंगे 3 प्रकार की। और जब एग्जाम में कहे कि बताइए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो तब आंसर देंगे आप 5 प्रकार की। कौन कौन सी, देखो, नंबर 1 दीर्घ संधि, उसके बाद नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि,
फिर आपकी अयादी संधि, अयादी संधि। कितने प्रकार की संधि हुई? 5 प्रकार की। तो क्वेश्चन बने स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप नोट करते रहें। संधि से सब डरते हैं, आप नहीं डरोगे अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो स्वर संधि में सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम, वो कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं? दीर्घ संधि पढ़ने वाले हैं। कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं? दीर्घ संधि। अब इस दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले आप समझेंगे कुछ, ठीक है। देखो क्या समझना है आपको। मैंने स्वर बताए थे, क्या बताए थे? जब वर्णमाला पढ़ाई थी क्या पढ़ाए थे? स्वर बताए थे। और स्वर की जो संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी? 11। जैसे आपका ए, आ, ई, उ, ए, ओ, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 11। इसी और ले लो, चलो यहीं लिख देता हूँ। कितने हो गए? स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। तो यहाँ पर समझना क्या है दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले? देखो हमने यहाँ पर आपको जब स्वर बताए थे तो इन स्वरों में 2 बात बताई थी कि ये जो स्वर होते हैं ये मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए हैं? 3 प्रकार से। ह्रस्व स्वर, उसके बाद ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर ह्रस्व स्वर के बाद आगे जो बताया था, हमने बताया था क्या? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को हम क्या बोल सकते हैं? गुरु स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, ये वैसे इसका पार्ट नहीं है लेकिन कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान देंगे। यहाँ मैंने अगर बात करें मात्रा के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया था स्वरों को। आप कहेंगे जी संधि पढ़ा रहे हो या आप स्वरों का ज्ञान करा रहे हो? भाई यहीं से कॉन्सेप्ट निकलने वाला अभी। मात्रा के आधार पर एक तो मैंने बताए थे कौन से? ह्रस्व स्वर, ठीक है। और एक बताए थे मैंने आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। जिसमें ह्रस्व स्वर में मैंने 4 बताए थे आपको। ए, बताओ आगे, ई, उ और ऋषि। और बाकी 4 के बाद ये 7 क्या थे? ये दीर्घ थे। इन पे बात नहीं करेंगे। ये देखो ए, छोटा ई, छोटा उ। दीर्घ संधि में अगर हम बात करें तो भैया 3 रूल बनेंगे आपके। कितने रूल बनेंगे? 1, 2 और 3। ये तीनों रूल यहीं से निकल के आएंगे। कैसे? देखो अगर हम ए की बात करें, कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर। अगर हम ई की बात करें तो कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर। अगर हम उ की बात करें तो कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर। और अगर हम ऋषि की बात करें तो उस पर अभी मैं आगे बात करूँगा, वो गुण संधि में आएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? दीर्घ संधि। क्या पढ़ा रहे हैं? दीर्घ संधि। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं? अगर हमारा ए के साथ में ह्रस्व स्वर के साथ इसकी सेम जाति का व्यक्ति मिल जाता है तो वो दीर्घ बना देता है। अगर ह्रस्व स्वर के साथ उसकी सेम जाति का वर्ण मिल जाता है तो क्या बना देता है? दीर्घ बना देता है। ये दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। कैसे? देखो अगर ए की बात करें और आ की बात करें तो सेम है, एक जैसे हैं दोनों। ये ए है, ये आ है, लेकिन सेम जाति के हैं ना, ठीक है। किसी ह्रस्व स्वर के साथ उसी के जैसा वर्ण मिल जाता है तो वो क्या बना देता है? दीर्घ बना देता है। अगर हम ई के साथ में और बड़ी ई मिला दें तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, लेकिन कैसी? दीर्घ, वो बड़ी वाली। अगर हम ऊ के साथ में, छोटे ऊ के साथ में अगर हम बड़ा ऊ मिला दें तो क्या बन जाएगा? बनेगा तो उई, लेकिन कौन सा? बड़ा वाला। ये बहुत अंदर वाली बात बता रहा हूँ मैं। अगर यहीं को थोड़ा सा ही न समझ जाएंगे आप तो बहुत क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है रूल क्या निकला आपका?
अभी और डिटेल में समझेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 समझो क्या है। दीर्घ संधि में 3 ही रूल हैं जिन पर विशेषकर आपको समझना है। देखो अब क्या समझना है। अगर समझना भाई, या आ के साथ में या आ मिल जाए तो क्या बना देता है? आ बना देता है। क्या बना देता है? आ बना देता है। ठीक है, कैसे? अगर के साथ में मिले तो भी क्या बनेगा? आ। अगर के साथ में बड़ा आ मिले तब भी क्या बनेगा? अगर आ के साथ में छोटा मिले तब भी क्या बनेगा? आ। अगर के साथ में और बड़ा आ मिल जाए तब भी क्या बनेगा? बात समझ में आई? ये है रूल नंबर 1, लेकिन इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4। अब आप कहेंगे जी ये क्या बताया? हाँ, मैंने कहा के साथ में ही कोई छोटा मिले या बड़ा मिले लेकिन सेम जाति का बना देता है ना दीर्घ, तो वही तो कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर हम रूल 2 की बात करें तो रूल 2 क्या कहना चाहता है? ये कहाँ बताएं हम आपको रूल 2? चलो इधर समझ लो। रूल 2 में अगर हम क्या है, ध्यान दो भाई। अगर ई के साथ में, किसके साथ में? ई के साथ में, और चाहे छोटा ई मिले चाहे बड़ा ई मिले, लेकिन बनने वाला क्या है? बड़ा ई बनने वाला है। अब देखो, छोटी ई के साथ छोटी ई मिले तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई। छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई मिले तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई। और बड़ी ई के साथ छोटी ई मिले तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई। और बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिले तब भी क्या बनेगी? बड़ी। मैंने आपको अभी बताया था कि किसी सेम जाति ह्रस्व का किसी दीर्घ से मिल जाए तो सेम एक जैसे मिलने के बाद क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। ये दीर्घ ही तो है। ठीक है, ये भी आपका कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 4 में। 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद एक रूल और है लास्ट इसमें। रूल आपका कौन सा? 3rd। रूल 3rd। ठीक है, क्या कहना चाहता है ये? देखो आप समझ लो। अगर ऊ क्या है? ऊ या बड़े ऊ का मेल ऊ से या बड़े ऊ से हो तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, जिसमें मैं नीचे पूंछ से निकाल रहा हूँ इसका मतलब बड़ा ऊ है, ध्यान रखना। छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिले तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिले तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये आप थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखेंगे इन बातों पर। तीनों रूल भाई ये नोट कर लो। किसके? दीर्घ संधि के। हम पढ़ क्या रहे हैं? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में कितने रूल हैं आपके? 1 रूल। उसके बाद दोनों रूल मैंने उधर लिख रखे हैं, यहाँ पे आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। 1 रूल आपका ये रहा। उसके बाद 2 रूल मैंने कहाँ लिख रखे हैं? ये रहे। एक दूसरा रूल ये रहा और तीसरा रूल कहाँ है आपका? ये रहा। इनको नोट करो और नोट करने के बाद में फिर दीर्घ संधि पर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? इतनी आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आ जाएगी, टेंशन कौन। ठीक है, चलो ये मैं यही सिखाना चाह रहा था कि अगर के साथ में इसी के जैसा बड़ा मिल जाए या छोटा मिल जाए, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद दीर्घ बनाता है लेकिन सेम जाति का, इनको हम सजातीय वर्ण भी कह सकते हैं। कैसे? सजातीय। सजातीय कैसे भाई? सजातीय का मतलब होता है कि जैसे उसकी जाति है ऐसी ही जाति के से मिल जाना। भाई जो है वो छोटा है मान लो, चलो, लेकिन उसी के जैसे से मिल रहा है लेकिन वो बड़ा है। लेकिन ई छोटी है लेकिन उसी के जैसे से मिल रहा है,
ई छोटा वर्ण है लेकिन बड़े वाला वर्ण है, ये भी सजातीय वर्ण है, ये भी सजातीय वर्ण है। और यहाँ पर जो मेल हुआ है, चाहे रूल नंबर फर्स्ट हो, चाहे रूल नंबर सेकंड हो, चाहे रूल नंबर थर्ड हो, इन सभी में सेम जाति के वर्णों को मिलने के बाद में क्या बना है, बड़ा बना है। चलो इस पर ज़्यादा डिटेल में ना जाएंगे, आगे बस पढ़ते रहेंगे आप, ठीक है। बाकी हटा रहा हूँ मैं, और इसमें ध्यान देंगे आप लोग रूल नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। ये सब हटा रहे हैं हम, ध्यान रखना आप। देखो अब ध्यान दो, यहाँ से हम जो पढ़ रहे हैं वो संधि में भी हम पढ़ रहे थे, क्या स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और स्वर संधि में भी हम बस संधि पढ़ेंगे। अब कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, ठीक है। उसमें भी हम कौन सा पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट क्या है मैंने अभी आपको बता ही दिया था, लेकिन अभी अगर नहीं पता तो फिर दोबारा से एक बार हम कर देते हैं आपको। जैसे अगर हम बात करें ए या आ का मेल ए या आ से होता है तो बनेगा क्या, आई बनेगा, लेकिन बड़ा। ये आपका फर्स्ट पार्ट कहलाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, और ये आपका फोर्थ पार्ट। इसको हम पार्ट 1 की संज्ञा देंगे, पार्ट 1। इसको हम पार्ट सेकंड कहेंगे, इसको हम पार्ट थर्ड कहेंगे, और इसको हम पार्ट 4 कहेंगे। इसमें हम दीर्घ संधि में पार्ट 1 पे बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट 1, ठीक है भैया, नोट करते रहेंगे सभी। पार्ट 1 क्या कहना चाहता है, अगर ए के साथ में और ए ही मिल जाए। देखो ये रूल तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने एक जगह बस इसे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। कैसे, अगर ए का मेल और ऐसे ही हो जाए, अगर ए का मेल और किससे हो जाए, ऐसे ही हो जाए, तो लेकिन बनाएगा क्या, आ बनाएगा। क्या बनाएगा, आ बनाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लें हम, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में जैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है समझो। जैसे मैंने लिखा देवार्चन, क्या लिखा, देवार्चन। देवार्चन। उसके बाद लिखो आप आगे वीरांगना, लिखो वीरांगना, क्या लिखेंगे, वीरांगना। उसके बाद लिखो आगे, वीरांगना के बाद मतानुसार, क्या लिखेंगे, मतानुसार, ठीक है भैया, क्या लिखेंगे, मतानुसार। लिख लिया, इतना लिख लिया तो सही है। देखो क्या समझना है आपको, जब हमें कोई भी शब्द दिया हो, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम में दिया हो, चाहे अदरवाइज कोई पूछे या हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले उस शब्द को देखने के बाद हमें उसको ब्रीक कैसे करना है, ये बात समझनी है आपको। क्योंकि देखो मोस्टली बच्चे या आप कहीं पढ़ते हैं वहाँ बताते हैं कि कैसे तोड़ना है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। कैसे, अगर कोई शब्द दिया है, जैसे देवार्चन दिया है, वीरांगना दिया है, मतानुसार दिया है, तो इस शब्द को हम ब्रीक कैसे करेंगे, या इसको हम ब्रीक कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम। एक शब्द को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उससे पहले जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे। देखो मैंने आपको स्टार्ट किया क्या, स्वर संधि। स्वर संधि भी कितने प्रकार की बताई मैंने, 5 प्रकार की। ध्यान रखना, जो स्वर संधि होती है और जिसमें हमारी स्वर संधि में भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये पांचों संधि का कोई भी शब्द दिया हो, उस शब्द को
तोड़ने के बाद एक शब्द को दो शब्द में तोड़ने के बाद सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो एक शब्द को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्या वो दोनों शब्द क्या अर्थपूर्ण हैं। अगर वो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका संधि विच्छेद क्या हुआ है, सही हुआ है। अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो आपका रूल फॉलो हो जाएगा, लेकिन रूल फॉलो होने के बाद आपका जो विच्छेद है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि रूल आपका फॉलो होगा, कैसे मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो शब्द को तोड़ने के बाद वो एक शब्द दो शब्द में ब्रेक हो जाता है। उसे तोड़ने के बाद वो शब्द, जो दो शब्द अलग अलग टूटे हैं, वो दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देंगे, और स्वतंत्र अर्थ देंगे तो वो एक अर्थपूर्ण शब्द कहलाएंगे। कैसे, देखो समझो। सबसे पहले एक बात ये और समझनी है, ये तो ध्यान ही रखना अर्थपूर्ण, कि जहाँ पर शब्द में मात्रा दिखाई देती है, एक शब्द में दो दो मात्रा भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर शब्द में मात्रा दिखेगी आप वहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे, देखो समझो। जैसे मैंने लिखा देवार्चन, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो मात्रा यहाँ दिख रही है, अगर मात्रा यहाँ दिख रही है तो यहीं से ब्रेक करेंगे। जैसे कैसे होगा, जैसे अगर हम देखना चाहें तो इसे तोड़ेंगे हम, ये होगा देव प्लस, बताइए आपको कुछ भी पता ना हो ना तो आप इतने को तो आप ला सकते हो, बताओ ला सकते हैं ना भाई, इसे ये लिख दो ना, इतना लिख सकते हैं। और आप पढ़ रहे हो ए के साथ में, सॉरी भाई यहाँ आ मत करना, ए के साथ में ए का ही मिलना, और क्या बनाएगा आ, क्योंकि हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान रखेंगे हम ए के साथ में ए का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या आ। जिसने भी ये लिख रखा हो आ तो उसे हटा देना, ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ ए के साथ में ए का मिलना और बनेगा क्या आ, ठीक है। देखो अब मान लो हमें कुछ पता नहीं है और हम इसका ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर मात्रा है, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। हमने लिखा देव प्लस अर्चन, तो हमने ये वाला एजिटेड यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें पता नहीं है कि हमें क्या लिखना है, तो हम पता है ए के साथ में और क्या मिला रहे हैं, ए ही मिला रहे हैं, तो ये एजिटेड उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। अब हम इसको कैसे, वैसे देखो हमें पता होता है कि जब हम किसी भी स्वर संधि के शब्द को तोड़ते हैं तो तोड़ते समय में क्या पता चलता है कि जो दूसरा जो शब्द होता है, एक शब्द को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण या शुरुआती वर्ण। अगर ध्यान रखना स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि के दूसरे वाले शब्द का शुरुआती जो वर्ण होता है वो हिडन होता है। हिडन क्यों होता है, क्योंकि वो शब्द उच्चारण करते समय या बोलते समय तो हमें पता चलता है कि हमने बोला, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता, इनडायरेक्ट वे में वो होता इसी में है। जैसे मैंने बोला देवार्चन, आ तो बोला ना, तो आ किससे मिलता है, ए के साथ में ए का मिलना ही तो क्या बनाता है आ। चलो आप डिटेल में मत जाओ, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ। मान लो अगर हमने ये लिखा देव प्लस अर्चन, तो ध्यान देंगे अब इसका अगर हम बात करें कैसे आ बन रहा है। देखो मैंने पढ़ाया था आपको, व्यंजन पढ़ाया था, क्या बताया था, व्यंजन। जब व्यंजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो बोले जाते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से, और जो स्वर जो बोले जाते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन में मैंने बताया था क्या छुपा होता है, ए छुपा होता है। प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है, ए छुपा होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि भाई कै है, तो कै जो है वो कै तो है ही, लेकिन ये किसकी सहायता से बोल रहा है, स्वर की सहायता से। ये एक व्यंजन वर्ण के साथ साथ इसमें स्वर भी शामिल है, क्योंकि जब तक हम इसमें हलंत नहीं लगाते हैं तो ये किसकी सहायता से बोलेगा, स्वर की सहायता से। और प्रत्येक स्वर में क्या छुपा होगा, ए छुपा होता है। ए क्यों छुपा होता है वो भी डिटेल में समझाऊंगा। मान लो ये व्यंजन है और व्यंजन में हमने हलंत लगाया, हलंत लगाने के बाद में तुरंत हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है, ए छुपा होता है। अब आप कहेंगे ए क्यों होता है, मान लो आपने ये लिख दिया की और यहाँ हलंत लगा दिया तो क्या मिलेगा, बड़ी ई, क्या मिलेगा, बड़ी ई। आपने ये लिख दिया और आपने हलंत लगाया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, छोटी ई। आपने यहाँ पर हलंत ये लिख दिया और आप कहेंगे जी यहाँ क्या मिलेगा, हलंत लगाओ,
यहाँ मिलेगा आ, क्योंकि कै में तो ए छुपाई है, लेकिन कै तुरंत निकलने के बाद में इसका साथ क्या है, आ का डंडा, तो तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या मिला, ए मिला था। यहाँ पर की लिखा है तो कै में हलंत लगाते प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है, ए। यहाँ से क्या मिला, क्या मिला, की, मतलब बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई मिलेगी, छोटी ई की है तो देखो इसकी खासियत है और, ठीक है। लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ, वैसे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक ऐसा स्वर होता है, मात्र एक यही एक ऐसा स्वर है कि इसकी जो मात्रा होती है वो वर्ण के आगे से चढ़ती है, बाकी प्रत्येक जो स्वर होता है उसकी जो मात्रा होती है वो स्वर के या किसी भी वर्ण के बाद में ही चढ़ती है। मान लो अगर हम बड़ी ई लिखते तो तुरंत वर्ण के बाद में से चढ़ती, लेकिन ये जो ई जो होता है ये वर्ण के कहाँ से चढ़ती है, पहले, मतलब कह सकते हैं आगे से चढ़ती है। चलो मैं और डिटेल में समझाऊंगा आगे, अभी थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देंगे। अब ध्यान दो इधर, ये तो मैं थोड़ा बेसिक बता रहा था, आपको नॉलेज दे रहा था बस ऐसे। चलो यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ से हमने वह है, वह में हलंत लगाया, तुरंत क्या मिला, ए मिला, और यहाँ से क्या मिला, ए मिला, और ए का मेल क्या कहलाया हमारे पास, आ कहलाया। और ये आ कहाँ छुपा हुआ है, ये रहा, आ कहाँ है, ये रहा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ की बात करें, बताओ वीर प्लस, या ऐसे मत करो, आप पता है कि मात्रा यहाँ है, यहाँ से ऐसे करेंगे, और फिर उसके बाद मात्रा यहाँ है तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखो इसमें करेंगे वीर प्लस, बताओ अंगना, वीर प्लस आंगना, मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा, वीर प्लस अंगना। यहाँ रे में हलंत लगाएंगे तुरंत क्या मिलेगा, ए, और यहाँ से ए। अब कुछ बच्चे क्या कह रहे होंगे कि भैया ये जो अंगना लिख रखा है तो तुम अनुस्वार क्यों नहीं उतार रहे, यहाँ तो अनुस्वार आना चाहिए। ये जो अंक की बिंदी है ना, ये जहाँ से चढ़ी है इसका यहाँ पर उच्चारण नहीं हुआ है। जैसे मान लो अभी हमने लिखा क्या, परंतु लिखा, सही है ना। अगर हमने लिखा परंतु तो ये भी क्या है, सही है। लेकिन अगर हम बात करें ये जहाँ पे हमने चढ़ा रखी है, जैसे ये बिंदी यहाँ लगा रखी है, तो इस बिंदी का यहाँ रोल नहीं है। ये बिंदी बेशक हमने एक वर्ण पहले लगा दी है, लेकिन ये बोलेगी कहाँ, परंतु, आदा, नय और तय, समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर आप अनुस्वार मत उतार देना, यहाँ पर भी ए, यहाँ भी ए, इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा, आ कहलाएगा, और जो कि कहाँ है, ये रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार, तो यहाँ से क्या मिला आपको, तय में हलंत लगाया, ए मिला, और यहाँ भी ए मिला, और दोनों का मेल क्या कहलाया, आ, और आ कहाँ छुपा है, ये रहा। भाई नोट करते रहना, आप बेफिक्र रहना, संधि ऐसी कर दबा दूंगा आपकी कि आप ये कह दो कि हाँ भाई कुछ पढ़ा, लेकिन नोट करते रहना, करो नोट बिल्कुल बेफिक्र होके, बस नोट कर लो। ठीक है भाई, नोट कर लिया, चलो अच्छी बात है। अगर नोट हो गया तो देखो थोड़ा सा यहाँ हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ लिया, पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ेंगे अब। पार्ट सेकंड में क्या है, देखो ध्यान रखेंगे, ए के साथ में आपके ए मिलाया था ना जब हमने पार्ट 1 पढ़ा, लेकिन अब ए के साथ में और क्या मिलाएंगे, आ मिलाएंगे। ध्यान देंगे, ए के साथ में क्या मिलाएंगे, आ। पार्ट सेकंड में ध्यान रखेंगे, ए के साथ में और क्या मिला जाए, आ मिल जाए, लेकिन बनाएगा क्या, आ बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। ये क्या है आपका पार्ट 2 है, इसके शब्द लिखेंगे अब मेरे साथ आप। ठीक है, नोट करते रहें साथ के साथ शब्द। देखो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखेंगे आप
देवालय। उसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग नवागत। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द लिखेंगे आप लोग नवागत के बाद में लिखो देवागमन। ठीक है भैया, क्या लिखा? देवागमन। नोट करो, ये नोट करते रहो साथ के साथ। कर लिया ना नोट? देखो मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है? ये रही। मात्रा कहाँ है? ये रही। मात्रा कहाँ है? ये रही। ठीक है, आप विच्छेद करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देंगे आप। देखो एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले नहीं बताया था। दीर्घ संधि का हमने पार्ट रूल नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, उसमें भी आप देखना जब हमने एक शब्द को तोड़ा और शब्द को तोड़ने के बाद में एक शब्द दो शब्द में डिवाइड हो गया, उसके जो सारे शब्द हैं ना वो अपने आप में अर्थपूर्ण हैं। जैसे मैं अभी समझाने वाला हूँ, उसमें नहीं बताया, यहाँ बता देंगे सारे। जैसे देखो, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसका विच्छेद करें, इसका विच्छेद क्या हुआ? देव प्लस, बताइए, आल्य। क्या होगा? देव प्लस आल्य। अगर हम इसकी बात करें, इसका विच्छेद क्या हुआ? नव प्लस, बताओ, आगत। नव प्लस आगत। अगर हम इसका विच्छेद करें तो इसका क्या होगा? देव प्लस आगमन। देव प्लस आगमन। ठीक है भैया, देखो अब यहाँ पे ध्यान देंगे। वह में हलंत लगाया हमने, हलंत लगाते ही तुरंत क्या मिल गया हमें? ए मिल गया। और यहाँ दूसरे वाले शब्द का शुरुआती वर्ण क्या है? आ है। इन दोनों का मेल, इन दोनों को मिला के क्या बनाएगा? आ बनाएगा। और आ की मात्रा ये छुप रही है नहीं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से बात करें नव, इसके दूसरे वाले शब्द का मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था। देखो एक शब्द दो शब्द में डिवाइड हो गया, इस शब्द के नवागत को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वाला शब्द ये है, दूसरा वाला शब्द ये है। ठीक है, मैंने बताया था कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण वह में हलंत लगाया, वह में हलंत लगाते क्या मिल गया? ए मिल गया। और दूसरे वाले शब्द का शुरुआती वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ है। और इन दोनों का मेल क्या बताएगा? आ बनेगा। और आ की मात्रा कहाँ है? ये रही। बात समझ रहे हैं? नोट करते रहें। वह में हलंत लगाया, तुरंत क्या मिला? ए मिला। और इसमें आ मिला, दूसरे वाले शब्द का शुरुआती वर्ण। और इन दोनों का मेल क्या बनाएगा? आ बनाएगा। यहाँ पर आ की मात्रा ये रही। ठीक है, नोट करो। अभी मैं और कुछ समझाने वाला हूँ, इसमें नोट कर लेना। भाई देखो, चाहे यूपी पुलिस चाहे आपका दरोगा, ये वाला जो बार बार मैं जोर इस पर पता है क्यों देता हूँ? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसे मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। भाई मोटा मोटा पढ़ने से काम नहीं चल रहा है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है एग्ज़ामिनर, तो आपको चीज़ें बेहतर करने के लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा और डिटेल में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप संधि को इतने अच्छे से तभी समझ सकते हो, आप मेरे साथ जुड़े रहें और ये नोट करते रहो। ठीक है, उसके साथ साथ आप कंटिन्यूटी तो बना के रखनी है। ठीक है, देखो अब मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। देवालय था, देवालय को हमने तुरंत एक शब्द को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देव प्लस आलय। मैंने कहा था कि जब एक शब्द दो शब्द में डिवाइड हो जाता है तो वो एक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। दोनों क्या बनते हैं? अर्थपूर्ण। देखो यहाँ आल्य की जगह अल्लय भी हो सकता है। आल्य ना लिख रहा, मैं अल्लय कर रहा हूँ, ए ले ये, तो आपका रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन अल्लय क्या कोई अर्थपूर्ण शब्द होता है? नहीं होता। कैसे? देखो देव मतलब क्या होता है? भगवान। और आल्य माने क्या होता है? घर। क्या दोनों शब्द अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं? भाई स्वर संधि की
पूरे 5 और 5, पूरे 5 के 5 जो पार्ट हैं, दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो, वृद्धि संधि हो, यण हो, अयादि हो, सारे के सारे शब्द चाहे किसी भी संधि के सही अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देंगे। देखो आगे मैं बताता रहूँगा। जैसे अगर हम बात करें, देव का मतलब क्या होता है भगवान, और आल्य का मतलब क्या होता है घर, दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। इसी प्रकार नव का मतलब होता है नया, और आगत का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। उसी प्रकार देव भगवान है, और आगमन माने होता है कि मान लो जैसे आप पूजा करवा रहे हैं घर में, और देव मतलब भगवान, और आगमन मतलब वो आ गए। ठीक है, तो आगमन का मतलब होता है आना, चाहे भगवान का आना हो या किसी और का हो, आप उनके लिए आगमन बोल सकते हो। समझ रहे हैं ना? चलो नोट करो। ठीक है, अब ध्यान देंगे आगे। ये हटा रहा हूँ मैं। अब डालेंगे आप लोग पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 डालेंगे आप।